आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके टॉपिक नंबर 4 मैं इसको कह सकता हूँ। बेसिकली इससे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कवर की थी, इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स की थी, इकोनॉमिक सिस्टम्स कवर किए थे। उसके बाद हमने बात की थी डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम पे। फिर थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं आज कि हम बात करेंगे आज परफेक्ट कंपटीशन पे। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं मार्केट मॉडल्स के ऊपर। मार्केट मॉडल्स जो हैं ये 4 मॉडल हैं। इसके अंदर एक परफेक्ट कंपटीशन है, एक मोनोपोली है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और एक ओलिगोपोली है। अब सबसे पहले अगर बात कर ली जाए परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन एक स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन है। ये सिर्फ इस सूरत में प्रिवेल करती है जब कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स को हम कहें कि वो ट्रू है। उन करेक्टरिस्टिक्स को अगर ट्रू माना जाए तो एग्जिस्ट करती है, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं? ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हम इन्हें कहते हैं कि दीज आर द 6 करेक्टरिस्टिक्स। जिसके अंदर सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है सेम प्राइस। सेम प्राइस से मुराद ये है कि जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था, ये वही प्राइस है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं। हमारा ये मानना है कि जिस जगह डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, यही वो पॉइंट है जहां पर के जो है मार्केट का इक्विलिब्रियम प्रिवेल करता है। यहाँ पर इस तरफ प्राइस ली थी हमने, इस तरफ क्वांटिटी, ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। ये है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये प्राइस है जिस पर तमाम सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं, यानी all of the sellers are charging same price. All of the sellers are charging same price. तो जितने भी सेलर्स हैं वो सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, यानी कोई भी सेलर डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर रहा। तमाम के तमाम सेलर्स जो है वो एक ही प्राइस चार्ज कर रहे हैं। सपोज कि इस वक्त मार्केट में 10 प्राइस है, तो हर सेलर 10 रुपीज ही रिसीव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्राइस 10 रखी हुई है, किसी ने 11 रखी हुई है। सबकी प्राइस जो है वो सेम है। सबकी प्राइस जो है वो सेम है। किसी एक सेलर की प्राइस भी दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। पूरी मार्केट में एक ही प्राइस प्रीवेल करती है। तो डेट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम प्राइस, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में। अब इसमें एक बात और है कि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक सेलर अपने इनफरादी अमल से प्राइस को मुतासिर नहीं कर सकता और ना ही बायर कर सकता है। सेलर और बायर दोनों ही तादाद में खातिर ख्वाह ज्यादा है। और तीसरी चीज ये है कि जितने भी सेलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल होमोजीनियस है। कोई प्रोडक्ट भी दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। तमाम के तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो जो भी बेच रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। पैकिंग हो गया, रैपर हो गया, फ्रेग्रेंस हो गई, हर एतबार से सेम है। जबकि एक तरफ देखा जाए तो सेलर और बायर तादाद में इतने ज्यादा है कि कोई एक सेलर ना तो अपने इनफरादी अमल से कीमत को मुतासिर कर सकता है, ना बायर कर सकता है। फिर इसके बाद जो चीज़ है वो आ जाती है कि यहाँ पर मार्केट में एंट्री और एग्जिट पे कोई पाबंदी नहीं है। जब कोई चाहे एंटर हो जाए, जब कोई चाहे एग्जिट कर जाए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। और एक और बात यह है कि यहाँ पर सेलर और बायर दोनों को मार्केट के हालात से पूरी तरह वाकफियत है, पर्टिकुलरली अबाउट प्रीवेलिंग प्राइस। अच्छा, तो अब अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि ये मॉडल किस नेचर का है। ये एक्चुअली उस जमाने का मॉडल है, ये उसको एड्रेस कर रहा है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी आपको पता है कि जैसे गंदुम है तो उसका एक ही रेट होता है एक वक्त में, तो सेम प्राइस होती है। इसी तरह गंदुम खाने और बेचने वाले लातादाद होते हैं। ठीक है जी। तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी, तो 22 करोड़ आबादी गंदुम खरीदती होगी। और लातादाद में मतलब कि कम से कम आधा करोड़ या 2-2.5 करोड़ काश्तकार लाते होंगे। तो इसे बहुत ज्यादा नंबर में एक इलाके की गंदुम एक जैसी होती है, लिहाजा होमोजीनियस प्रोडक्ट है। और फिर ये भी बात है
कि जब किसी का दिल चाहे गंदम उगा ले, मार्केट में एंटर हो जाए, जब किसी का दिल चाहे कपास उगाए, गन्ना उगाए, ना उगाए, तो वो मार्केट से एग्जिट हो गया। और परफेक्ट नॉलेज है, आप जानते हैं, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, प्राइस के मतलब पूरा पूरा नॉलेज है। उसकी वजह ये कि गंदम कम से कम ऐसी चीज़ है, आटा या चावल, आटा या खुराक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत हर बंदे को याद रहती है हर वक्त, कि जनाब ये जो चीनी है ये 90 रुपये किलो है, एक गंदम जो है ये जो है इस वक्त 60 रुपये किलो है। तो हर बंदे को प्राइस जो है वो याद रहती है कि इसकी क्या प्राइस है, इसलिए ये करेक्टरिस्टिक इस तरह से है। जब ये करेक्टरिस्टिक सारे प्रिवेल करते हैं तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन की सूरत हाल बन जाती है, जिसमें कि सेम प्राइस प्रिवेल करती है। अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको आप सिचुएशन कह सकते हैं कि एक ऐसी टर्म है जहाँ पर के क्या हुआ है, जहाँ पर सिचुएशन क्या है, हम करेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद पढ़ लेते हैं, अब ज़्यादा समझ आ जाएगी। परफेक्ट कंपटीशन डिस्क्राइब करती है एक ऐसी मार्केट को जहाँ पे ब्रॉड रेंज ऑफ कंपेटिटर हैं, प्रोडक्ट नहीं कंपेटिटर, ब्रॉड रेंज में बहुत ज़्यादा है, हु आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट, जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ रेंज ऑफ सेलर्स हैं, ब्रॉड रेंज ऑफ सेलर्स हैं, और वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इट इज ऑफन रेफर टू अ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की सूरत हाल। तो ये जनाब इसके हो गए करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं आप परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व्स की तरफ। अगर इसके रेवेन्यू कर्व को अगर याद रखना है तो सबसे पहले ये याद रखना होगा कि हमने एक बड़ी अजम्पशन फर्ज की थी, और वो ये थी कि प्राइस सेम है। फर्ज की थी हमने, जो प्राइस सेम फर्ज की थी वो 10 रुपीज पर यूनिट थी, 10 रुपीज पर यूनिट थी। तो फिर रेवेन्यू कर्व बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, अगर फर्ज कीजिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस जो है वो 10 रुपीज है। अगर इसकी प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, तो ये जो यूनिट हम सेल कर रहे हैं इसके अंदर पहला यूनिट जो है आप सेल किया, आपने दूसरा यूनिट सेल किया, तीसरा यूनिट सेल किया, आप जितने भी यूनिट सेल कर रहे हैं इससे यकीनी तौर पे आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। और अगर कीमत सेम है तो एक जैसा बढ़ेगा, जैसे पहले यूनिट पे 10 हो जाएगा, दूसरे पे टोटल रेवेन्यू 20 हो जाएगा, तीसरे पे 30 हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्राइस कितनी है, प्राइस आपकी 10 रुपीज है, प्राइस इज 10 रुपीज। क्योंकि कीमत 10 रुपये है, लिहाजा हर अगला यूनिट पे 10 रुपये का इजाफा हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका एवरेज रेवेन्यू। अब जो एवरेज रेवेन्यू है ये कैसे निकलेगा? ये इस तरह से निकलेगा कि हम टोटल रेवेन्यू को तकसीम कर देंगे आउटपुट पे, तो एवरेज रेवेन्यू कल आएगा, यानी टोटल रेवेन्यू को तकसीम कर देंगे हम नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो नंबर ऑफ यूनिट पे तकसीम करने के लिए 10/1, ये 10, ये यूनिट, ये 20, ये 2, तो 20/2, 30/3, तो यहाँ पे भी ये 10 होगा, यहाँ पे भी ये 10 होगा, यहाँ पे भी ये 10 होगा, तो ये थ्रू आउट 10 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? हर यूनिट बेचने से जो चेंज, जो रेवेन्यू में इजाफा होता है वो टोटल रेवेन्यू है, और हर यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू में जो आप कह लीजिए कि एडिशन होता चला जा रहा है या बढ़ता चला जा रहा है रेवेन्यू, दैट इज टोटल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू जो है वो कैसे निकाला? टोटल रेवेन्यू को यूनिट्स पे तकसीम कर दिया। अब आप आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की तरफ। तो यहां हम लिख देते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। MR, मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये क्या चीज है? मार्जिनल रेवेन्यू है ए चेंज इन total revenue
ड्यू टू सेल ऑफ नेक्स्ट यूनिट, अगले यूनिट की सेल से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा डेट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। वो कैसे? देखिए, आप 0 से 1 पे गए, एक यूनिट सेल किया, टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आया? 10। आप 1 से 2 पे गए, टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आया? 10 to 20, 10। और आपने तीसरा यूनिट बेचा, टोटल रेवेन्यू में चेंज 10। तो ये थ्रू आउट क्या रहेगा? 10 रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका टोटल रेवेन्यू, जो आपका मार्जिन रेवेन्यू है थ्रू आउट 10 है। उसकी वजह ये है कि इसमें हर दफा इंक्रीमेंट ही 10 का लग रहा है टोटल रेवेन्यू में। उसकी वजह प्राइस सेम है, उसकी वजह प्राइस सेम है। अब देखिए, अगर आप इसे ग्राफ करना चाहते हैं रेवेन्यू कर्व्स को, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इस तरफ यूनिट्स ले लीजिए, वन, टू, थ्री। इस तरफ आप रेवेन्यू ले लीजिए, यहां क्वांटिटी है। तो रेवेन्यू जो है वो हम रख लेते हैं 10, 20 एंड 30। तो जब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो पहले यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 10 है, दूसरे पे टोटल रेवेन्यू 20 है, तीसरे पे टोटल रेवेन्यू 30 है। इस तरह ये हर एक यूनिट पे बेचने पर इसमें 10 का जो है वो इजाफा हो रहा है। इसलिए जब हम इसको, इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन जो है एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की शक्ल बनेगी, बिल्कुल इस तरह से। ये टोटल रेवेन्यू, तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। लेकिन जब मैं ड्रॉ करूंगा आपका एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, तो मैं इसको, जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, मैं इसको जब ड्रॉ करूंगा, तो ये देखिए पहले यूनिट पे ये 10 है, दूसरे पे ये फिर 10 है, तीसरे पे ये फिर 10 है। तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो एक लाइन बन जाएगी बिल्कुल इस तरह की, जो कि बिल्कुल कि एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल एक सीधी लाइन है, लाइकवाइज दिस। ये बन गया आपका एवरेज रेवेन्यू। खूबी की बात यह है कि जब आप मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ करते हो, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी जो है वो भी इसी तरह से पहले यूनिट पे भी 10 है, दूसरे पे भी 10 है, तीसरे पे भी 10 है। तो आपकी यही लाइन जो है मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन बन जाती है। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की सेम लाइन बनती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो देखिए, इससे पहले हम कॉस्ट कर्व सीख चुके हैं लास्ट वीक। अब हमने रेवेन्यू कर्व सीख लिए, तो अब हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम जो है वो फौरी तौर पे पढ़ सकते हैं। सवाल यह है कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम होता कहाँ पे? परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की दो शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करे मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो।
तो अगर ये हमारा, मैं वहां से मार्जिनल कॉस्ट बना रहा हूँ, आपको याद होगा मार्जिनल कॉस्ट का लास्ट टाइम हमने बनाया था यू शेप होता है, लेकिन मैं वहां से लेता हूँ जहां से मुझे जरूरत है, मैं इसका आधा हिस्सा ले रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी मार्जिनल कॉस्ट ने यहाँ कट कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो है जहाँ पे यही हमारा एवरेज रेवेन्यू है, यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। ये हमने लास्ट डायग्राम में बनाया भी है, और यहाँ पे यही एवरेज रेवेन्यू है, यही मार्जिनल रेवेन्यू है, तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे कर्व जो है वो सेम है। ठीक है जी, this one is our average revenue as well as our marginal revenue। Therefore हम ये कहते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे हमारी OP1 प्राइस है और OQ1 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। OP1 हमारी प्राइस है और OQ1 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद मसला ये पैदा होता है कि हमें प्रॉफिट शो करना है या हमें लॉस शो करना है। देखिए हम तीन कंडीशन शो करेंगे, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट की, एक नॉर्मल प्रॉफिट की और एक लॉसेस की, शॉर्ट रन में। ठीक है जी, तो हम इसको कहेंगे, अब हम पढ़ने लगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में अलबत्ता हम जो है उसके अलावा भी मुकम्मल कर सकते हैं बात। अच्छा, तो अब देखिए जब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा जहां MC इक्वल MR होगा और MC जो है वो नीचे से कट करे उसे। अब इसके बाद आप कह देते हैं जी कि इसका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पे आप कहते हो कि एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म कमा रही है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले तो वही इक्विलिब्रियम बनाते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, कि ये हमारा जो है वो रेवेन्यू है, ये हमारा जो इस तरफ पे, बल्कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिखना चाहिए, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। यहाँ पे हमें इसके आउटपुट लिखनी चाहिए, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये दोनों बराबर होते हैं, ये हम अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं और हम अभी बना के भी आए, ये देखिए, ये देखिए, अभी हम बना के भी आए इसको। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ MCMR को कट करेगा। तो यहाँ पे एक MC कर्व बनाते हैं ताकि इक्विलिब्रियम बन जाए। तो ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, फर्ज कीजिए इसने यहाँ पे इसे कट कर दिया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। अब ये जब इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया हमारा, लेट्स सपोज दिस वन, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आप कह देते हैं ये आपकी आउटपुट है, जिसको Q1 यहाँ पे लिखा है, और P1 हमारी प्राइस है। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट अगर आ जाए तो प्रॉफिट का पता चल जाएगा कि ये एवरेज कॉस्ट है फर्स्ट के लिए, ये ठीक है जी। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, इस लाइन को हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये देखिए यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ले जाते हैं, ये इस लाइन से, ये जहाँ J पॉइंट से इसने कट किया है, या बेशक इसको वही नाम दे देते हैं जो यहाँ दिया हुआ है, F पॉइंट पे इसने कट किया है। ठीक है जी, तो देखिए ये आपका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू आपका ब्लैक वाला ज्यादा है और कॉस्ट आपकी कम है, तो ये जो शेडेड एरिया है ये वाला, ये शो कर रहा है आपका प्रॉफिट। बस साहब, हाँ जी।
बटे तो बताया था कि इसको क्लास होनी थी मेरी 600 ऑनवर्ड है, क्लास में पहले मार रहा है, इंटरनेट सर्विस खराब हुई है कुछ, वो कह रहे हैं शाम तक ठीक हुई, रात तक कोई बैक बैक से तार टूट गई पीछे से, सही है, तो कह रहे हैं रात तक रिपेयर होगी, सही है, ओके है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि बात ये है कि जहाँ पे जो है ये आ गई आपकी सी कॉस्ट आ गई आपकी, ये कॉस्ट है, तो ये शेडिड एरिया जो है प्रॉफिट है। अच्छा, तो असल चीज तो कॉस्ट है, कॉस्ट कब है, अगर ये ऊपर होती तो लॉस हो जाना था, फर्ज करें यहाँ आ जाती तो ये रेवेन्यू से ऊपर होनी थी, कॉस्ट हो जानी, लॉस हो जाना था, ऊपर आ जाती यहाँ इस डॉट के ऊपर तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता, ठीक है जी। अच्छा, तो फिलहाल ये प्रॉफिट है, चूंकि कॉस्ट जो एफ पॉइंट है वो ई से नीचे है, तो एफ जो है दैट इज बिलो ई पॉइंट, ई पॉइंट, सो कॉस्ट इज बिलो देन, cost is below than revenue, तो ये आपका जो है ये प्रॉफिट बन गया। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये शेडेड एरिया है, ये वाला, ये देखिए कॉस्ट नीचे है, रेवेन्यू ऊपर है, तो जो एफ से ई तक का गैप है ये प्रॉफिट शो कर रहा है। ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ये जो शेडेड एरिया है जैसे पी ई जी एफ जी, पी वन ई जी एफ, तो ये शेडेड एरिया ये प्रॉफिट शो कर रहा है। लेकिन अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट शो करना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट शो करने के लिए हम जो अपना कॉस्ट कर्व है उसको ऊपर ले आते हैं। वो कैसे, अगर हम एक नॉर्मल सिचुएशन में फर्ज कीजिए ये हमारा ए आर है और ये हमारा एम आर है, ये हमारा जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब आप जानते हैं कि हम हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से ये आउटपुट बन गई। आप इसको क्यू से नोट कर रहे हैं तो क्यू ही लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपकी प्राइस आ गई। अब अगर आपका कॉस्ट कर्व एग्जैक्ट प्राइस के बराबर आ जाए या रेवेन्यू के एवरेज रेवेन्यू के बराबर आ जाए तो आप इसे ये कह देंगे कि ये बिल्कुल हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे कि ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो आपका सवाल ये हो सकता है कि सर रेवेन्यू तो बिल्कुल बराबर है कॉस्ट के, फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्यों है? तो उसकी वजह ये है कि कॉस्ट कर्व के नीचे क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड होता है, तो इसके नीचे तमाम फैक्टर्स का रिवॉर्ड है। वो फैक्टर कौन से हैं? वो फैक्टर है लैंड, लैंड के लिए रेंट है, रेंट हमारी कॉस्ट है, लेबर है, लेबर के लिए वेजेस है, वेजेस भी हमारी कॉस्ट है, और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी हमारी कॉस्ट है। चौथा फैक्टर कौन सा है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट क्यों नहीं होगा नीचे? प्रॉफिट भी होगा, कॉस्ट कर्व के नीचे प्रॉफिट भी होता है, लेकिन वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इतना प्रॉफिट जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर का अपना एक्सपेंस पूरा हो जाए, उसके घर का, उसकी फैमिली का, उसकी बीवी की के कॉस्मेटिक का खर्चा, उसकी बीवी के जूते और पर्सों का खर्चा, अगर वो निकल आए तो वो कारोबार करता रहेगा, वो कहेगा ठीक है यार मेरी, उसके बच्चों की स्कूल की फीस, तो ये कॉस्ट के हिस्सा होती है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट कर्व के नीचे होता है। तो फिर वो वाला प्रॉफिट कौन सा था जो ऊपर से शो हुआ, कॉस्ट कर्व नीचे आ गया था ई की बजाय,
यहां आ गया। ये वो प्रॉफिट है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं साल बाद, तो पता लगता है इतने एसेट बढ़ गए। तो जो एसेट बढ़ जाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये जो है आपका बिल्कुल जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और वरना अदरवाइज ये अगर इसके ऊपर आ जाता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट है। अब सवाल ये है कि अगर कॉस्ट कर्व जो है वो बराबर आ जाता है यहाँ पे तो नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन अगर यही कॉस्ट कर्व जो है ये थोड़ा सा नीचे चला जाए बिल्कुल इस तरह से, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इसका मतलब ये जितना ऊपर जाता जाएगा उतना प्रॉफिट कम होता जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो फिर लॉसेस शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये यहाँ आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो फिर ये लॉस हो जाएगा, ये ब्लू से ये लॉस हो जाएगा। इस वाले कॉस्ट कर्व नीचे है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, लाइन के ऊपर है तो नॉर्मल, और लाइन से ऊपर है तो लॉसेस। कौन सी लाइन? एवरेज रेवेन्यू। तो अगर लॉसेस शो करने हैं तो भी कर देते हैं, लॉसेस बना देते हैं यहाँ पर। ये आपका एवरेज रेवेन्यू है। यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसे कट करेगा। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने इसे कट कर दिया, ये इसका इक्विलिब्रियम होगा। यहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वर्टिकल लाइन आउटपुट को जाहिर करेगी, जिसे आप एक्स से डिनोट कर सकते हो या आप क्यू से डिनोट कर सकते हो। ये आपकी प्राइस आ गई। अब अगर कास्ट कर्व नीचे आता ही नहीं एवरेज रेवेन्यू के, उसके ऊपर ना उसके नीचे, तो उसका मतलब हर सूरत हमें नुकसान ही होना है। तो अगर ये लॉसेस में जाना है तो फिर ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व जो ऊपर ही रहा, नीचे नहीं आया, रेवेन्यू के साथ टच ही नहीं हुआ, रेवेन्यू से ऊपर रहा। 10 रुपए कीमत है, कॉस्ट कर्व 12-14 पे है। तो कीमत 10 है, कॉस्ट कर्व 14 पे है, तो 4 रुपए का लॉस होगा हर यूनिट पे। तो यहाँ पे हमें लॉस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये लाइन हम यहाँ से यूं मिलाते हैं, पता चल जाएगा कितना लॉस है। तो ये देखिए ई से लेके जी तक जितना भी एरिया है हमारा लॉस है। हम इसको इस तरफ शो करते हैं लॉस को, जैसे प्रॉफिट को इस तरफ शो किया था, लॉस को भी इधर ही शो करते हैं। तो ये आ गया आपका लॉस। तो ये आपका लॉसेस है। फिर रिपीट कर देते हैं आपको। अगर कॉस्ट कर्व नीचे होगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, इस लाइन के ऊपर होगा तो नॉर्मल, बिल्कुल उसके ऊपर हो तो, अगर उससे अबव चला जाएगा तो फिर लॉसेस। तो यहाँ पे देखिए, जब ये नीचे था प्रॉफिट था, जब ये इसके ऊपर आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट, और जब ये उससे ऊपर निकल गया तो लॉसेस। अब ये हो गया जी आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में आम तौर पे ये होता है कि जो है, हाँ, अगर कारोबार बंद होने की सूरत चाहिए हो तो फिर ये होता है कि हम इसको बहुत ऊपर ले जाते हैं, तो फिर ये बिजनेस बंद होने की, शट डाउन पॉइंट होने की सूरत हाल होती है। और इसके अंदर एक कर्व और होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, उसको लाके हम इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो कल आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व पढ़ा था, वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये कारोबार बंद हो जाएगा। तो कारोबार बंद होने के लिए क्या करना है आपने? आपने ये, अगर आपका ए आर है और एम आर, आपने ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया आपका, मार्जिन कॉस्ट जहां कट कर रहा है, ये आउटपुट हो गई, ये प्राइस हो गई। तो आप क्या करेंगे? आप एवरेज कॉस्ट को खासा ऊपर ले जाएंगे। आप एवरेज कॉस्ट को खासा
ऊपर ले जाएंगे और एबीसी को लाके इसके ऊपर रख देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को, तो ये बन जाएगा शट डाउन पॉइंट जहां पे कारोबार बंद हो जाएगा। इसका मतलब है आप चार बातें होगी। पहली बात, अगर एवरेज कॉस्ट कर्व इसके ऊपर है नॉर्मल प्रॉफिट, इसके नीचे है एबनॉर्मल प्रॉफिट, यहां है तो नॉर्मल प्रॉफिट, थोड़ा सा ऊपर है तो लॉसेस, और बहुत ज्यादा ऊपर है तो शट डाउन। तो आपने हमेशा एआर और एमआर पे नजर रखनी है। मुनाफे के लिए नीचे रखें या उसके ऊपर रखें, लॉस के लिए उससे ऊपर ले जाएं। तो ये आपका हो गया शट डाउन पॉइंट। अब आ जाते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ। देखिए, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमा सकती है? चूंकि एक तो नई फर्में बिजनेस में आना शुरू हो जाती है, और दूसरा एग्जिस्टिंग फर्म्स भी जो है वो भी अपना जो है वो प्रोडक्शन लेवल बढ़ा देती है। इस तरह इनके पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाएं। तो नॉर्मल प्रॉफिट की तो डायग्राम बहुत ही सिंपल है। वो क्या कि ये आपका ए आर है, ये आपका एल एम आर है। एल एम आर का मतलब लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट को, मार्जिन रेवेन्यू। और ये जो कॉस्ट कर्व है इसको मैंने अब एल एम सी कह दिया। एल एम सी का मतलब लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व। ये आ गया इसका इक्विलिब्रियम। यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगी इसकी आउटपुट, और ये आ गई इसकी प्राइस। अब जो इसका एवरेज कॉस्ट कर्व है, अगर वो एग्जैक्ट यहां ला के रख दें, ये एल एस सी, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। ऊपर हो तो लॉसेस हो जाने हैं, नीचे हुआ तो अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाना है। तो ये तो चूंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट शो करना है, तो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसके लिए आपको इस कर्व को इस तरह से शो करना है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, और ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि जब मैं इनको बंद करूंगा तो ये डायग्राम मैं इसके अंदर सेव कर दूंगा, ताकि इसी हालत में आपको मिल जाए। तो यहाँ पे पहला सेशन हम क्लोज कर लेते हैं। अगला सेशन जैसा कि मैंने चूज किया था मोनोपोली के लिए, तो अगला सेशन मोनोपोली के लिए रखेंगे जो 7:30 बजे शुरू करना है। तो ये मैं आपको स्लाइड्स भी सेंड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ, दोनों चीजें आपको दे देते हैं। आप चाहें तो रिकॉर्डिंग को 2-3 दफा सुन के और पक्का कर ले अपने कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं अब, और नमाज के बाद फिर दोबारा इंशाल्लाह 7:30 बजे शुरू करेंगे मोनोपोली का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।